अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट हम इस वीडियो में बात करेंगे वेन डायग्राम की। ये वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, ठीक है। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं और सेट्स में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही आप इसके देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपके पास रियल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप वेन डायग्राम के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सोल्यूशन है इसके अंदर, तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम की कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं। वेन डायग्राम्स में देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लें कि डेफिनेशन में है अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल और लॉजिकल सेट्स पिक्टोरियली, ठीक है। मतलब जो मैथमेटिकल सेट्स होते हैं हमारे पास उसको अगर हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें, पिक्टोरियली मीन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ठीक है। यानी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल सेट्स को तो उसको फिर आप क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम, ठीक है। अगर आप उसको इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो पिक्चर है वो कौन सी हो सकती है, वो यहाँ पर कॉमनली जो पिक्चर है वो यूज़ होती हैं, सर्कल होते हैं या फिर इनक्लोज कर, मतलब सर्कल हो गया या ओवल शेप हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली क्या होता है इसमें कि आपने इसमें जो शेप लेनी है वो एक आपके पास क्लोज कर्व होगा, ठीक है। जैसे सर्कल है, सर्कल हमारे पास क्लोज कर्व है ना, ठीक है। तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम आप यही देखेंगे कि सर्कल को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। विद इन द इनक्लोजिंग रेक्टेंगल द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी ये जो है एलिमेंट्स वो क्या होंगे आपके पास एक रेक्टेंगल में। अगर आप देखें इस डायग्राम में, ये देखिए बाहर एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपके पास अगर जो भी आप सेट ले रहे हैं, मतलब आपने जिस भी सिचुएशन को लेना है वो सिचुएशन ओवरऑल क्या होगी, वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा और उसके अंदर से फिर आपने स्पेसिफिक चीज़ उठानी है। मतलब अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि जो टोटल होता है, ठीक है, सेट्स में जो टोटल होता है वो आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, जिसमें आपकी जो पॉसिबल सिचुएशंस है वो सारी उसके अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। जो टोटल है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा और फिर उसके अंदर से आप सिचुएशन उठाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ग्रेड 9 की, ठीक है, तो ग्रेड 9 जो है वो सपोज मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ग्रेड 9 है या ग्रेड 8 है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर से मैं डिफरेंट सेट्स उठा लूँ, डिफरेंट सेट्स मतलब मैं 8E का उठा लूँ, 8F का उठा लूँ, या 9E का उठा लूँ, या 9G का उठा लूँ, ठीक है। इस तरह से तो ये डिफरेंट इसके सेट्स होंगे। इसके अंदर भी मजीद जो है वो आप सबसेट ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दी, ठीक है, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो आप ओवरऑल लेते हैं और उसके अंदर जो है जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो आपके पास उनके सबसेट बन जाएंगे जिसके आप वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है इसके कि ये इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन से, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर हम 9 साइंस और 9 आर्ट्स की बात करें तो इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कौन से हो सकते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप दोनों ही क्लासेस पढ़ती हैं। मतलब आप दोनों ही क्लासेस पढ़ती, इंग्लिश आप दोनों सेम पढ़ती हैं, ठीक है, और उर्दू आप दोनों सेम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपके जो हैं वो कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरसेक्शन का जो है वो साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो हम साइन यूज़ करेंगे यहाँ पे वो होगा आपके पास ये वाला, ठीक है। ये इसको अगर मैं बोलूँ तो ये सिंपल यू है, अगर हम इसको उल्टा यू कर देंगे तो ये इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। उल्टा यू जो है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सीधा यू है ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एक यू ये भी है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि मेरा यू जो है वो कहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और कहाँ पर ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए स्टूडेंट देख लें, अगर ये यू दो डिफरेंट सेट्स के दरमियान आ जाए, मतलब अगर जो है ये वाला यू आपके पास लिखा हो AUB, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को, ठीक हो गया। अगर ये दो सेट्स के दरमियान में आए तो ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर इस तरह से रेक्टेंगल के अंदर आए या सिंपल ये अपना ही सेट हो, जैसे सपोज इसके अंदर आप एलिमेंट्स लिख दें 1 2 3 4, तो यहाँ ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा फिर यू सेट को, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को। समझ आ गई इसकी कि यू को आपने यूनियन कब देखना है और यूनिवर्सल सेट कब देखना है, ठीक है। अब जो है वो मैं आपसे बात करती हूँ कि ये जो आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हैं और ओवरलैपिंग सेट्स हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम इनकी ना जो वेन डायग्राम है इनकी बेसिक समझेंगे। अगर आपको बेसिक समझ आएगी
तो ही आप इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनकी बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है ये आपके पास डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब जो डिसजॉइंट सेट होते हैं ये वो सेट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब कि अगर आपको एक सिचुएशन दी गई है और उसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें आपको कोई एग्जांपल दूं तो एक स्कूल के अंदर जो है वो सेकेंडरी स्टूडेंट और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट, मतलब सेकेंडरी स्टूडेंट जो हैं जो आपके पास ग्रेड 9-10 के स्टूडेंट्स हैं वो और होंगे, और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट मतलब ग्रेड 11-12 के स्टूडेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट होंगे। तो जब हम इसको लेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट होगा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्टूडेंट सेकेंडरी में है वही वाला हायर सेकेंडरी में भी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे सेट्स जो हैं ये आपके पास क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाए ओवरलैपिंग सेट पे। अच्छा पहले देखिए ये डिसजॉइंट सेट जो है इसकी जब भी आपने वेन डायग्राम बनानी है तो आपने दो डिफरेंट सर्कल बनाने हैं, ठीक है। यानी एक सर्कल जो है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ये यू के अंदर ही, मतलब जहाँ पर जो है अगर मैं हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी की ही बात करूँ तो यू यहाँ पे कौन हो जाएगा, यू फिर आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर ये सेकेंडरी स्टूडेंट और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इनमें जो है वो ज़ाहिर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए ये दो डिफरेंट सर्कल लग गए, ठीक है। उन दोनों को आपने ओवरलैप नहीं करवाया, सही, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। अब दूसरी तरफ जो है वो आपके पास सेट आ गया, कौन सा, ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। अब ओवरलैपिंग सेट जो है ये क्या होते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे मैं अगर आपके ग्रेड 9 की ही बात करूँ तो इसमें आपके पास क्या है, अगर हम इनके 9 साइंस और 9 आर्ट्स की बात करें, एक तरफ जो है वो हम 9 साइंस ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम 9 आर्ट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इनके कॉमन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एक इंग्लिश इनकी कॉमन होती है और एक उर्दू इनकी कॉमन होती है और इस्लामियात कंपलसरी भी इनकी कॉमन होती है, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस वाले एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। और जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब जो साइंस वाले हैं वो जाहिर है वो पढ़ते हैं बायो, मैथ और केमिस्ट्री और कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। और जो आर्ट्स वाले हैं, ठीक है, वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले आपके पास पढ़ते हैं कंप्यूटर भी एक्चुअली इसी में ही आएगा क्योंकि आर्ट्स और साइंस का कंप्यूटर सेम ही होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी इसी में ही आएगा। अब जो बायो है, सपोज ये साइंस के लिए आपने लिख दिया, इसके अंदर बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, मैथ्स है, ठीक है। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर होती है आपके पास जनरल साइंस होती है, जनरल मैथ होता है, ठीक है, और साथ में इस्लामियात इलेक्टिव होती है, ठीक है। इस तरह के सब्जेक्ट्स, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी वो दोनों स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब जहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन आ जाए, कुछ चीज़ें नॉन कॉमन आ जाए, इसका मतलब है वहाँ पर जो सेट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसको क्या लेंगे, उसको आप लेंगे कि वो सेट्स आपके पास क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं, मतलब कुछ ना कुछ एरिया उसके अंदर कॉमन है, ठीक हो गया। आई होप इसकी आपको जो है वेन डायग्राम की बेसिक समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट इसको मूव करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वेन डायग्राम्स कैसे बनती हैं, ठीक है। तो अभी हम उसको देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट अभी हम आगे के डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वेन डायग्राम कैसे बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है ये अगर आप देखें टॉप पे मैंने यहाँ पे सेट्स लिखे हुए हैं, सेट्स की टाइप्स क्या होंगी, आपके पास डिसजॉइंट सेट होगा, ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी होगा या बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स मैंने इसकी ले ली। अब इनकी हम देखेंगे कि इनका यूनियन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है। मतलब यही है कि बेसिक आपको आनी चाहिए, बेसिक आएगी तो आप उसको वर्ड प्रॉब्लम पे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए जो आपके पास डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ज़ाहिर डिसजॉइंट सेट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक सेट ए ले लिया और दूसरा सेट बी ले लिया, ठीक है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है। अब इसका जब आपने यूनियन को रिप्रेजेंट करना है, यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इनको पूरे को जो है वो इस तरह से इसमें लाइंस लगा देंगे, ठीक है, ए और बी दोनों के अंदर, यानी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी पूरा शेडेड एरिया, ठीक है। ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। इसका जो है वो आपने अंदर पूरा जो है वो शेडिंग कर दी इसकी, ठीक है, लेकिन इसमें ओवरलैप नहीं हुआ, ऐसे ही है। अब जब आप इसमें जाएंगे तो आप ए इंटरसेक्शन बी पे जाएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है कि अब डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन क्या होगा, अब बनाएंगे तो हम इसकी डिसजॉइंट ही, ठीक है, डिसजॉइंट सेट ही हमने बना दिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, डिसजॉइंट सेट हमने बना दिए, ठीक है। लेकिन अब इसका कोई भी पोर्शन शेडेड नहीं होगा क्योंकि
हमने देखा था इंटरसेक्शन जब भी यहाँ पर आएगा ये वाला साइन, ये जो उल्टा यू है, ये जब भी आएगा इसका मतलब होगा कि कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, इसलिए कोई भी एरिया इसका शेड नहीं होगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी के लिए जब सेट्स आपके डिसजॉइंट होंगे तो वेन डायग्राम आपकी ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो वेन डायग्राम है ये किसके अंदर इनक्लोज होती हैं, रेक्टेंगल के अंदर। तो इसके बाहर जो है ये मैं एक रेक्टेंगल बना देती हूँ दोनों के बाहर, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके यूनिवर्सल सेट को, ठीक हो गया, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नेक्स्ट अब हम केस देखते हैं जब आपकी वेन डायग्राम ओवरलैपिंग सेट्स के लिए, ठीक है। जब सेट जो है वो ओवरलैप कर रहे होंगे, ओवरलैप का मतलब हो गया कि ये आपके पास एक सेट ए है और ये दूसरा सेट आपके पास बी है, ठीक है। ये मैंने इनको ओवरलैप करवाया, मतलब कुछ ना कुछ एरिया इसमें कॉमन है, ठीक हो गया। कुछ ना कुछ एरिया इसमें कॉमन है, इसलिए मैंने इसको ओवरलैप करवा दिया। अब जब आप इसका यूनियन लोगे तो यूनियन में तो ये सारा ही शेड हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे एरिया को आप शेडेड कर दोगे, ठीक हो गया, पूरे एरिया को आपने शेडेड कर दिया। अब जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होगा जी, इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होगा, आप कौन से एरिया को शेड करेंगे, जो सिर्फ इनका कॉमन एरिया होगा, ठीक है। तो कॉमन एरिया के लिए आपने इसको, ये सिर्फ इनका जो कॉमन एरिया था उसको सिर्फ शेड किया, ठीक हो गया। ये अगेन जो है ये यहाँ पे हम सेट ए और बी लिख देते हैं और ये किसके अंदर इनक्लोज हैं, एक रेक्टेंगल के अंदर। वो रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने लिया किसको, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखें ये वाला जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबसेट को। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, ठीक है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब जब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मैंने ए सेट बना लिया, ठीक है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी के अंदर है तो बाहर बी होगा और इसके अंदर जो है ये कौन होगा, ए होगा, ठीक है। इस तरह से इसको लिखेंगे, यानी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी के अंदर है, ठीक है। तो ये बाहर वाला सेट बी हो गया और अंदर वाला सेट कौन हो गया, ए हो गया, सही है। अब जब आप इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन के लिए आप क्या करेंगे, इसको पूरे को शेडेड कर देंगे, ठीक हो गया, पूरे को शेडेड कर दिया। अब जब हम इसके इंटरसेक्शन पे जाएंगे अगेन हम इसका सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये आपने बी सेट ले लिया और इसके अंदर जो है वो आपका ए सेट है, ठीक है। अब आपने इसका लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होगा कि जो इसका कॉमन एरिया है, ठीक है। अब कॉमन एरिया कौन सा है, जाहिर है ए बी के अंदर है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, सही। इट मीन्स कि आपके पास फिर जो ए वाला है वो क्या हो गया, इसका कॉमन एरिया होगा, तो आप सिर्फ ए को शेडेड कर देंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी ए के अंदर है, सही। अब बी जब ए के अंदर होगा तो इसी का ही जो है वो आपके पास होगा, सेम इसी रूल पे चलेंगे। बी ए के अंदर है, इसका मतलब बाहर ए है और अंदर कौन है, अंदर बी है, ठीक है। और जब हम इसका यूनियन लेंगे तो ये पूरा जो है ये एरिया आपके पास शेडेड हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, ये बाहर जो है ये ए हो गया और अंदर जो है ये बी हो गया और इसका जो है वो अब इंटरसेक्शन आप खुद सोचें इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा बी वाला एरिया, ठीक है, जो बी के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये थी आपकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कि जब आपके पास डिफरेंट सेट्स होंगे तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन आपने कैसे लेना है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। जी, तो अब हम आगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि अभी मेरा जो टारगेट है वो यही है कि मुझे आपको बताना है कि वर्ड प्रॉब्लम को, जो रियल वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको आप वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3.2 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसी पे ही ये पूरा लेसन है। तो अब उसका हम सबसे पहले देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे, स्टेटमेंट को समझते जाएंगे और साथ साथ जो है वो अपना डाटा सारा साइड पे लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर फाइनली हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ठीक है, मतलब आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 30। तो मैंने जो है वो लिख दिया यहाँ पे एन ऑफ टी मेरा कितना है, 30, ठीक हो गया। टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। अब उसमें से जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं,
वो अलजबरा लाइक करते हैं। मतलब अगर मेरा ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अलजबरा को, तो मैंने लिखा एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितने 20। ठीक हो गया। ए जो है ये मेरा अलजबरा को रिप्रेजेंट कर रहा है और 15 जो है वो लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजबरा। ठीक है। अब जो 15 है वो ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों जो है उसको लाइक करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ अलजबरा का, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर ए है तो इसलिए मैं अलजबरा को ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ज्योमेट्री का फर्स्ट लेटर जी है तो इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जी। ठीक है। मतलब कौन, अलजबरा एंड ज्योमेट्री, यही लिखा था ना उसने कि बोथ ज्योमेट्री एंड अलजबरा। ठीक है। ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों जो हैं कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं 15, तो इसके आगे मैंने लिख दिया 15। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, शो द डाटा बाय वेन डायग्राम एंड आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री। ठीक है। हमने ये भी बताना है कि कितने स्टूडेंट ज्योमेट्री को लाइक करते हैं और इस डाटा को हमने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो मैं इसकी जो है वो आपको बताती हूँ कि आपने इसकी वेन डायग्राम कैसे बनानी है। तो मैंने यहाँ पर ले लिए, ठीक है, 2 सर्कल हम ले लेते हैं। ठीक है। अब देखें सबसे पहले तो आप इसमें ये डिसाइड करें कि आपके पास ये डिसजॉइंट सेट हैं कि ओवरलैपिंग सेट हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट एक चीज़ याद रखें, जहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, इसका मतलब है कि ये ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है। जहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है। तो इसलिए जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आप जो ओवरलैपिंग केस वाली वेन डायग्राम है आप वही जो है वो इसमें बनाएंगे। ठीक है। अब ये सेट जो है ये मेरा ए जो है ये अलजबरा को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी जो है ये मेरा ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। मतलब ये वाला सर्कल जो है ये अलजबरा को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सर्कल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब जब आपने इसके अंदर डाटा शो करना है ना, ठीक है, तो डाटा के लिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन शो करना है। ठीक है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊँ, मतलब ये मैंने ये रेक्टेंगल बना दी इसके अंदर, तो ये रेक्टेंगल मेरी, मुझे बताइए ये कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट होगा, ये रेक्टेंगल कौन से सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो टोटल स्टूडेंट है। मतलब अब जो मेरा यूनिवर्सल सेट है वो कौन है, वो टोटल स्टूडेंट है। मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये टोटल स्टूडेंट की है। ठीक हो गया, जितने भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब देखिए अब हमने इसमें डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपके पास है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है डायग्राम के अंदर। ठीक है। अब इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो है वो मेरा क्या है, वो है मेरा 15। तो यहाँ पर जो ओवरलैप जिस पोर्शन पे कर रहे हैं इस पोर्शन पे मैं लिख देती हूँ 15। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। अब देखिए 15 में से एन ऑफ ए मतलब वो स्टूडेंट जिनको अलजबरा पसंद है वो कितने हैं 20। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि इन 20 में से 15 वो भी हैं जो कॉमन एरिया में मौजूद हैं। ठीक है। तो अब 15 अगर इधर है तो यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे रह गए आपके पास 5, क्योंकि टोटल मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट जिनको ये पसंद है, अलजबरा पसंद है, वो है 20। तो 15 उसमें से कॉमन एरिया में आ गए और नॉन कॉमन एरिया में कितने आ गए 5। ठीक है, जो सिर्फ अलजबरा पसंद कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ जो है वो आपने बताना है कि अब जी में जो है वो कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब आपने देखना है कि जी में आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें मेरे पास टोटल कितने थे 30। ठीक है। 30 में से जो है वो ये मैं 15 भी माइनस कर दूँ और 5 भी माइनस कर दूँ। ठीक है। तो जो बाकी स्टूडेंट आएंगे वो कितने आएंगे मेरे पास, वो आ जाएंगे जो ज्योमेट्री पसंद करते हैं। ठीक है। मतलब एन ऑफ टी जो है उसमें से मैं माइनस कर दूं किसको, एन ऑफ ए को। ठीक है। मतलब टोटल में से मैं किसको माइनस कर दूं, एन ऑफ ए को। ठीक हो गया। तो एन ऑफ टी आपका कितना था 30 माइनस एन ऑफ ए आपका कितना है जी, एन ऑफ ए है आपका 20। ठीक है। तो 30 माइनस 20 कितने रह गए, ये 10। मतलब 10 स्टूडेंट हैं जो ज्योमेट्री को लाइक करते हैं। ठीक हो गया। नहीं, ज्योमेट्री को लाइक नहीं करते, जो सिर्फ ज्योमेट्री को लाइक करते हैं। ठीक है। ओनली ज्योमेट्री, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है। ओनली ज्योमेट्री को जो लाइक करते हैं वो है 10 स्टूडेंट। ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब जो आपका क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है, ये डाटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेन डायग्राम से। ठीक है। ये हमारी बन गई वेन डायग्राम। देखिए टोटल जो है वो इसमें 30 स्टूडेंट भी हैं। वेन डायग्राम में जब भी आपके पास आएगा तो इसका सम हमेशा सेम रहना चाहिए। तो अगर आप इसको 5 + 15 + 10 करें तो आपके पास आंसर 30 ही आएगा। ठीक हो गया।
अब आपने क्या करना है, अब मुझे अगले पार्ट का आंसर देना है। मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री। अब कितने स्टूडेंट हैं जो ज्योमेट्री लाइक करते हैं, ठीक है। अब ये जो 10 है ये वो हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री पसंद करते हैं, ठीक है, ओनली ज्योमेट्री पसंद करते हैं। और ये जो 15 है ये वो हैं जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा, मतलब इसके अंदर भी तो ज्योमेट्री आ रहा है ना। तो जब मैं एन ऑफ जी की बात करूँगी, ठीक है, तो एन ऑफ जी जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा जी, एन ऑफ जी आपके पास कितना हो जाएगा अगर आप 15 में, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को आप प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएंगे 25। मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो ज्योमेट्री पसंद करते हैं, ठीक है, वो कितने हैं 25। अगर यहाँ पर वो एक वर्ड यूज़ कर लेता ओनली ज्योमेट्री, ठीक है, अगर वो यहाँ पे सिर्फ लिख देता ओनली, इसका मतलब था कि हमारा आंसर कितना होना था 10, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो वर्ड्स हैं उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वर्ड से हम किस तरह से उसको समझना कैसे है, वर्ड से हम कैसे डाटा निकालते हैं, ठीक है। तो अगर ओनली ज्योमेट्री लिखा होगा तो फिर 10 है, और अगर टोटल आप उसने टोटल पूछ लिया ना आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, इसका मतलब है कि हम टोटल बताएंगे कि कितने स्टूडेंट को पसंद है। तो वो कौन है, वो जितने इस सर्कल के अंदर होंगे और जितने ओवरलैपिंग वाले में होंगे, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको ज्योमेट्री पसंद है, मतलब 25 स्टूडेंट लाइक्स ज्योमेट्री। ठीक हो गया जी। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, हमारे पास है इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज, ठीक है। अब आपके पास टोटल हाउसेज कितने हैं 50, तो हम इस डाटा को लिख लें, ठीक है, कि एन ऑफ टी आपका कितना है 50। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एन ऑफ टी मेरे पास कितना है 50। उसमें से 25 हाउसेज हैव लॉन्स, ठीक है, जिनके पास लॉन्स हैं वो कितने घर हैं, वो 25 हैं। तो लेट्स से मैं अब यहाँ पे कर लेती हूँ कि मेरा जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हाउसेज दैट हैव लॉन्स, ठीक है, जिनके घर में लॉन्स हैं, ठीक है, वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास कार पोर्च है, ठीक है, बी जो है ये कार पोर्च वाले घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास एन ऑफ ए फिर कितना हो गया जी, एन ऑफ ए कितना हो गया 25, यानी 25 हाउसेज हैं जिनमें लॉन्स हैं, ठीक है, और कार पोर्च कितने घरों में है, यानी एन ऑफ बी आपके पास कितना हो गया 32। ठीक हो गया। अब आगे पढ़ें, 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन्स एंड कारपोर्ट्स, यानी दोनों हैं, जहाँ पे बोथ का वर्ड आ जाए इसका मतलब है इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल हो गया 15 के, सही, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, अब हमने इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, और साथ ही उनको ये बताना है हाउ मैनी हाउसेज दैट हैव नीदर लॉन्स नॉर पोर्च, यानी कौन से घर ऐसे हैं जिसमें ना तो लॉन्स हैं और ना ही कार पोर्च हैं, ठीक है, दोनों नहीं है, सही। तो अब इस डाटा को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। तो मैं सबसे पहले जो है वो इसके, जैसे मैंने ए और बी सेट बोला आपको, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है ये ए ले लिया, ठीक है। अब देखें इसमें चूँकि कॉमन एरिया है, इसका मतलब मेरा सेट कौन सा बन जाएगा, ओवरलैपिंग वाला, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा सेट ले लिया आपका ओवरलैपिंग का, ठीक हो गया। अब आपने जो इसमें रेक्टेंगल बनानी है, अब रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है जी, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल हाउसेस को, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस है उसके अंदर ए और बी ये हैं, ठीक हो गया। आप देखिए हमने क्या लिखना है इसमें, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो है पहले उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में कितने हैं 15, तो ये जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन का पोर्शन था वहाँ पे मैंने लिख दिया 15, ठीक हो गया। अब देखें कि ए में कितने हैं, अब ए में देखें आप, उसने ए में आपको 25 बोले हैं, आप एज इट इज़ 25 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 25 में 15 वो भी हैं जो जिनके पास लॉन भी है और कारपोर्च भी है, ठीक है, यानी जो ओवरलैपिंग एरिया में आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, ये जो 25 है उसमें से 15 माइनस करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 में से 15 माइनस करके जो बाकी बचेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 25 माइनस 15 तो आपके पास कितने आ गए 10, इसका मतलब है कि ए में कितने आ गए आपके पास 10 आ गए, ठीक हो गया। अब जब हम देखेंगे बी वाले को, तो बी वाले का आपके पास कितना है 32, ठीक है।
अब 32 भी जो है वो आप इसको एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, 32 में से भी हम जो कॉमन एरिया है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 32 में से कॉमन एरिया माइनस किया, मतलब 32 माइनस 15 करें तो आपके पास कितना बच गया, 17, ठीक हो गया। 32 माइनस 15 इज इक्वल टू 17, सही हो गया। ये आपके पास आगे किसका आंसर आ गया, ये डाटा आपने रिप्रेजेंट कर दिया वेन डायग्राम से। लेकिन अभी इसमें और भी चीज़ रहती है, वो क्या है कि अब आपके जो बाकी हैं, मतलब अगर आप इसको टोटल करें तो ये कितने बन रहे हैं, टोटल जो हैं ये जो वेन ए और बी के अंदर हैं, मतलब मैं ये 10 प्लस 15 प्लस 17 करूँ तो मेरे पास कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 42, ठीक है। लेकिन टोटल मेरे पास हाउसेस कितने थे, 50। अब 50 में से आप ये 42 माइनस कर दें तो आपके पास कितने रह जाएंगे, 8। इसका मतलब 8 जो हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो इस बाहर यू में आ जाएंगे, जो ना तो ए में आ रहे हैं ना बी में आ रहे हैं, ठीक है। ए वो वाले घर हैं जिनमें लॉन्स हैं, बी वो वाले घर हैं जिसमें कारपोर्ट्स है, ठीक है। तो 8 वो घर हैं जिनके पास ना लॉन्स है ना कारपोर्ट्स है, ठीक है। तो 8 को जो है वो आप बाहर रिप्रेजेंट कर दोगे, सही। तो ये आपने डाटा रिप्रेजेंट कर दिया थ्रू वेन डायग्राम। अब इससे देखिए आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है। अब अगर आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि कितने घरों के पास जो है ओनली लोन, ठीक है। अगर ओनली लोन पूछेगा तो आप बोलेंगे 10, अगर ओनली कारपोर्ट्स पूछेगा तो आप बोलेंगे 17, ठीक है। और वो घर जिनमें ना तो लोन है ना कारपोर्ट्स है वो कितने हो गए, वो 8 हो गए, ठीक है। तो ये डाटा का आपका रिप्रेजेंटेशन होगी वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक हो गया जी। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए वो क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन, मतलब टोटल आपके पास कितने हैं, 940, ठीक है। 940 में से 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी, ठीक है। यानी प्राइमरी में कितने हैं। अब अगर मैं प्राइमरी को पी से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास एन ऑफ पी कितना है, 400, ठीक है। और 240 स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। तो एलिमेंट्री को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास कितने हैं, 240, ठीक है। और 175 जो है वो किस में है, सेकेंडरी में। तो एन ऑफ एस जो है ये मेरे पास हो गया 175, ठीक है। यानी सेकेंडरी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एस से, ठीक है। क्रिएट वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन, यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने वेन डायग्राम से बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इसमें जो सेट्स हैं ये आपके पास कौन से होंगे, ओवरलैपिंग होंगे कि डिसजॉइंट होंगे, सबसे पहले तो ये डिसाइड करें, ठीक है। यानी जाहिर है जो प्राइमरी में स्टूडेंट होगा वो एलिमेंट्री में नहीं होगा, ठीक है, या फिर वो सेकेंडरी में नहीं होगा, सही। इस तरह से एलिमेंट्री वाला स्टूडेंट ना तो प्राइमरी में होगा ना सेकेंडरी में होगा, यानी वो एक ही लेवल पे रह सकता है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो सेट आपके पास होगा वो कौन सा होगा, वो डिसजॉइंट होगा, ठीक है। इसका मतलब अब मैं जो इसकी वेन डायग्राम बनाऊंगी वो कौन सी बनाऊंगी, वो डिसजॉइंट बनाऊंगी। मतलब मेरे पास जो है ये 3 सर्कल बनेंगे और तीनों के तीनों जो हैं ये डिफरेंट, ठीक है, कोई भी जो है ये ओवरलैप नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब जो है ये पहला मेरा प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, दूसरा मेरा जो है वो एलिमेंट्री को कर रहा है और तीसरा मेरा सेकेंडरी को कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी में कितने हैं, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है, इसका मतलब कि सीधा सीधा सा प्राइमरी में जो है ये 400 हैं, एलिमेंट्री में 240 हैं और सेकेंडरी में 175 हैं, ठीक है। तो ये मैंने सीधा सीधा इसमें लिख दिया, ठीक हो गया। अब आगे देखिए ये डाटा जो है इसके अगर मैं बाहर रेक्टेंगल बना दूँ तो ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगी, टोटल स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स में से देखें जो स्टूडेंट इनमें आ चुके हैं, ठीक है, मतलब प्राइमरी एलिमेंट्री और सेकेंडरी इसमें आ चुके हैं वो तो यहाँ पे हैं, लेकिन जो अब रिमेनिंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, देखिए आगे वो हमसे यही पूछ रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल नहीं आते, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आप टोटल में से इन सबको माइनस कर दें, ठीक है। मतलब आप क्या लिखेंगे, एन ऑफ टी में से आप माइनस कर देंगे एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एस, मतलब 400 में से आप माइनस कर दोगे 240 और साथ में माइनस कर दोगे 175, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 125, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको लिख दिया यहाँ पे 125 इस रेक्टेंगल में, यानी 125 वो स्टूडेंट हैं जो ना तो एलिमेंट्री में है ना सेकेंडरी में है ना प्राइमरी में है, ठीक है। तो 125 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी। इसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि ओवरलैप कर रहे थे इसलिए हमने इसके ओवरलैपिंग नहीं बनाए, सारे जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं तो ये डिसजॉइंट ही रहेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट आगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें,
ABC, ABC मीन एनी, ठीक है। एनी डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर्स ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर, ठीक है। यानी किसी भी कोई भी एक डेयरी शॉप थी जिसने जो है वो अपनी पूरी वोटिंग वगैरह करवाई और उसमें उसने देखा कि किसको कितने फ्लेवर्स, कौन से कस्टमर को कौन सा फ्लेवर पसंद है, ठीक है। फ्लेवर उसने कौन से दिए, चॉकलेट, वनीला और मैंगो, ठीक है। ये 3 फ्लेवर थे। अब चॉकलेट को हम C से रिप्रेजेंट कर लेंगे, वनीला को हम V से कर लेंगे और मैंगो को हम M से कर लेंगे, ठीक है। अब 100 कस्टमर सेड दे लाइक मैंगो, मतलब जो 100 है, मतलब मैंगो वाले कितने हो गए, मैंगो को हमने M से कहा था, ठीक है। तो वो कितने हैं, वो 100 हैं। मतलब 100 कस्टमर जो हैं वो मैंगो को लाइक कर रहे हैं। 90 कस्टमर सेट दे लाइक वनीला, मतलब वनीला वाले N ऑफ V कर लेते हैं, ठीक है। वनीला कितने कस्टमर्स को पसंद है, 90 को, ठीक है। 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, पोल्ड फॉर चॉकलेट मतलब कि उनको चॉकलेट वाला फ्लेवर पसंद था, ठीक है। यहाँ पे वर्डिंग थोड़ी चेंज हुई है लेकिन मीनिंग उसका सेम है। यानी उन्होंने किसको वोट दिया, जाहिर है जो उनको पसंद था, उनको क्या पसंद था, उनको चॉकलेट पसंद थी, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, मतलब 40 लोगों को चॉकलेट पसंद है। तो चॉकलेट को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो N ऑफ C आपके पास हो गया 40, ठीक हो गया। अब 20 कस्टमर लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला। अब देखिए फिर बोथ का वर्ड आ गया, इसका मतलब ये क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन, ठीक है। सो N ऑफ किसका इंटरसेक्शन है, मैंगो एंड वनीला। तो मैंगो जो है वो आपके पास M है, इंटरसेक्शन वनीला आपके पास V है, ठीक है। तो कितने कस्टमर, 20 कस्टमर, यानी 20 कस्टमर है जिनको मैंगो और वनीला पसंद है। वाइल 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला, ठीक है। अब 14 को जो है वो चॉकलेट और वनीला पसंद है, मतलब N ऑफ आप चॉकलेट को C से किया हुआ है, इंटरसेक्शन वनीला को V से किया हुआ है, ठीक है। N ऑफ C इंटरसेक्शन V, ये कितने हो गए, 14, ठीक हो गया। हाउ मैनी कस्टमर सेड दे लाइक ओनली मैंगो, ओनली वनीला, ओनली चॉकलेट, ठीक है। अब हमने ओनली का आंसर देना है, ठीक है, कि मतलब कितने कितने को सिर्फ जो है वो चॉकलेट या वनीला या मैंगो पसंद था, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो डायग्राम बनेंगी वो कैसी बनेंगी, वो कौन से सेट्स की बनेंगी जी, क्योंकि इंटरसेक्शन आ रहा है तो जाहिर है वो ओवरलैपिंग वाली बनेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग वाली डायग्राम ले लेंगे। देखिए अब वनीला जो है ये भी बनाते हुए आपने ख्याल रखना है, वनीला जो है वो मैंगो के साथ भी ओवरलैप कर रहा है और चॉकलेट के साथ भी कर रहा है। इसका मतलब जो वनीला वाली है वो आपने मिडल में रखनी है, ठीक है। और उसके एक साइड पर जो है वो आपने मैंगो को ले लेना है और दूसरी साइड पर जो है वो आपने चॉकलेट को ले लेना है, ठीक है। ये आपने जो है ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सही। सर्कल्स जो हैं वो थोड़े से एक्यूरेट नहीं बन रहे, लेकिन आई होप आप जब सर्कल बनाएं तो उसको प्रॉपर कंपास के साथ बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ना हम इंटरसेक्शन वालों को कर लेते हैं। अब इसमें जो है ये मेरे पास मिडल वाला मेरे पास वनीला था, ठीक है। ये मैंने मैंगो लिया और ये मेरा चॉकलेट है, ठीक है। अब मैंगो और वनीला में इंटरसेक्शन कितनों में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन वालों को रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंटरसेक्शन वालों को देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन मैंगो और वनीला में कितने हैं, 20। तो इसके अंदर मैंने 20 लिख दिया, सही। और चॉकलेट और वनीला वाले कितने हैं, चॉकलेट और वनीला वाले आपके पास कितने हैं, 14। तो चॉकलेट और वनीला के इंटरसेक्शन में हमने 14 लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये जो बाकी सेट्स बचते हैं इनमें कितने कितने हैं, ठीक है। जैसे मैंगो टोटल कितने थे हमारे पास, 100। अब 100 में से 20 तो कॉमन में चले गए, ठीक है। 20 तो कॉमन में चले गए, तो 100 माइनस 20 करें तो आपके पास जो बच जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, सिंपल मैंगो में, मतलब ओनली मैंगो में आ गए, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, चॉकलेट वालों को पहले देख लें। चॉकलेट वालों में से क्या है आपके पास, 40 है, ठीक है। 40 हैं, 40 में से 14 जो हैं वो तो इंटरसेक्शन में चले गए, ठीक है। तो आप 40 माइनस 14 करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 26। इसका मतलब जो ओनली चॉकलेट पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं, वो 26 हैं, ठीक हो गया। अब रह गया आपका वनीला। अब वनीला में क्या होगा, वनीला में ये 20 भी चला जाएगा और 14 भी निकल जाएगा, यानी वनीला में से आप इन 20 को भी माइनस करोगे और 14 को भी माइनस करोगे, ठीक है। तो वनीला वाले कितने हैं, 90। तो 90 में से आप माइनस कर दोगे किसको, ये 20 को भी, और फिर माइनस किसको कर दोगे, 14 को भी, ठीक है। 90 में से आपने 20 भी माइनस कर दिए और 14 भी माइनस कर दिए, सही। तो आपके पास ये यहाँ पे कितने रह गए,
90 में से 20 और फिर 14, तो ये रह गया आपके पास 56। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर वनीला वालों में आपके पास आ गए 56। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास आंसर जो है वो सबका देखते हैं। पहले वाले में उसने बोला था ओनली मैंगो, ओनली मैंगो में आपके पास कितने हैं 80। ठीक है, तो पार्ट 1 का आंसर हो गया 80। ठीक है, दूसरे वाले में उसने बोला ओनली वनीला। ठीक है, पार्ट 2 में उसने कहा ओनली वनीला, ओनली वनीला आपके पास कितने हैं 56। ठीक है, तो 56 सिर्फ जो है वो वनीला फ्लेवर पसंद कर रहे हैं। और जो पार्ट 3 है उसमें उसने क्या बोला ओनली चॉकलेट, तो ओनली चॉकलेट कितने पसंद कर रहे हैं 26। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ना वो इस तरह से भी पूछ सकता है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक जो है वो मैंगो। ठीक है, तो जाहिर है वो प्लस करके लिखेंगे, लेकिन वो उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास ये पूरा डाटा जो है वो रिप्रेजेंट हो गया वेन डायग्राम के थ्रू। जी, तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में देखें क्या कह रहा है वो हमें, इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट वर इंटरव्यू। ठीक है, मतलब एक यूनिवर्सिटी के सर्वे में 200 स्टूडेंट से इंटरव्यू लिया गया, मतलब कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते भी जाएं और साथ साथ डाटा इसका लिखते भी जाएं। ठीक है, 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड, इट वॉज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप, मतलब लैपटॉप को अब हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एन ऑफ एल आपके पास कितना है, एल मीन लैपटॉप। ठीक है, तो वो कितने हैं 42। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स हैव सेलफोन, सेलफोन को अब आप सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या सी पी से करना चाहें सी पी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एन ऑफ सी जो है ये आपका कितना हो गया 80। ठीक है, एंड 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड, आईपॉड को जो है वो आई से रिप्रेजेंट कर दें, वो कितने हैं वो 100 है। ठीक है, 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ, अब अगेन देखें बोथ का वर्ड आ गया, मतलब अगेन हमें क्या लेना है यहाँ पे इंटरसेक्शन। ठीक है, सो एन ऑफ किसका इंटरसेक्शन है, अब ये लैपटॉप एंड सेलफोन, मतलब एल और सी का, तो एल इंटरसेक्शन सी, ये कितने हैं 23। ठीक हो गया। उसके बाद है 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड। ठीक है, अब जो 10 स्टूडेंट्स हैं इसके में यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, एन ऑफ कितने किस किस का है ये लैपटॉप एंड आईपॉड, मतलब एल इंटरसेक्शन आई। ठीक है, लैपटॉप एंड आईपॉड वो कितने हो गए, वो हो गया आपके पास 10। सही, उसके बाद हम आगे 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ सेल फोन एंड आईपॉड। ठीक है, मतलब अब सेल फोन इंटरसेक्शन आईपॉड। ठीक है, ये कितने हैं आपके पास 14। ठीक है, एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, और 8 के पास तीनों ही हैं, मतलब एल भी है, लैपटॉप भी है, सेलफोन भी है और आईपॉड भी है। ठीक है, मतलब एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, ये कितने हैं आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हमने बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स दैट हैव नन ऑफ द 3 आइटम, यानी कोई भी इनके पास कोई भी आइटम नहीं है, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। ठीक है, तो इन सब के आंसर हमें किससे मिल जाएंगे वेन डायग्राम से। तो हम ये सारा डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम के। ठीक है, तो अब अगेन यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इसके 3 सर्कल ले लेते हैं और तीनों को जो है वो हम किससे ले लें इंटरसेक्शन करके। ठीक है, तो ये आपने जो है ये पहला सर्कल ले लिया। ठीक है, मतलब एल के लिए ये ले लिया, लैपटॉप का ले लिया, ये दूसरा सर्कल जो है ये आपने ले लिया सेलफोन का। ठीक है, और जो तीसरा सर्कल है वो आपने ले लिया किसका आईपॉड का। ठीक हो गया, ये 3 सर्कल ले लिया। अब चूंकि ये सारे आपस में इंटरसेक्शन कर रहे थे, इसलिए इसका आपने देखना है कि आपने आई को जो है वो सी से भी इंटरसेक्शन करवाना है, एल से भी करवाना है, तो इसलिए मैंने आई को सी से भी करवाया और एल से भी करवाया। ठीक है, अब देखें जब भी आपने डाटा रिप्रेजेंट करना है तो आपने इंटरसेक्शन से शुरू करना है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले आपके पास ये एल इंटरसेक्शन यानी तीनों का जो कंबाइन इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर तीनों सेट हैं। ठीक है, वो ये वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पर जो है वो हम लिख देते हैं सबसे पहले 8, क्योंकि कॉमन एरिया जिनके पास तीनों ही आइटम्स हैं वो आपके पास है कितने 8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, अब देखें सी इंटरसेक्शन आई, अब सी इंटरसेक्शन आई मतलब सी का और आई का इंटरसेक्शन, ये वाला एरिया, इसमें कितने हैं आपके पास 14। अब 14 में से देखें 8 तो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। ठीक है, मतलब मैंने इस वाले एरिया में लिखना है, इस एरिया में 8 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर फिर कितने रह गए 6, तो यहाँ पर हमने कितने लिख दिए 6, टोटल जो है ये बन गया आपका 14।
ठीक है, यानी 14 में से इस 8 को माइनस करके लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट 14 नहीं लिखना। उसके बाद आपके पास आ गया एन ऑफ एल इंटरसेक्शन आई, मतलब लैपटॉप का और आई का इंटरसेक्शन, ठीक है। अब लैपटॉप और आई में देखें ये कितने हैं, टोटल 10 हैं। अब लैपटॉप और आई का इंटरसेक्शन ये वाला एरिया है ना। अब इस वाले एरिया में देखें आपके पास 8 जो हैं वो तो ऑलरेडी आ चुके, ठीक है। तो 10 में से 8 माइनस करें तो कितने बचे आपके पास, 2। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या लिख देंगे, 2, मतलब 2 हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड्स दोनों हैं, ठीक हो गया। इसको भी डायरेक्ट आपने 10 नहीं लिखना, ठीक है, डायरेक्ट आपने सिर्फ उसको लिखना है जो इनका सबका कॉमन एरिया था, उसको सिर्फ आपने डायरेक्ट लिखना है, बाकी सारे माइनस कर करके आएंगे, सही। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट में है एल इंटरसेक्शन सी। अब एल इंटरसेक्शन सी में देखें वो कितने हैं आपके पास, 23। अब 23 में देखें एल इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इसका ये वाला एरिया हो जाएगा। इस वाले एरिया में देखें 8 जो हैं वो तो ऑलरेडी कॉमन में आ गए, तो इसमें भी आप यही करेंगे 23 माइनस 8। तो 23 माइनस 8 करें तो ये आपके पास बच गए 15, ठीक है। तो 15 जो है वो एल इंटरसेक्शन सी में आ गए, समझ आ गई इसकी। अब हमने देखना है कि हमारा सिर्फ एल में कितना आएगा, सिर्फ आई में कितना आएगा और सिर्फ सी में कितना आएगा, ठीक है। सबके पहले जो है वो सेपरेट सेपरेट देख लें। अब जब हम एल की बात करते हैं, एल हमारे पास टोटल कितना है, यहाँ पे मैं लिख लूँ, एल जो है वो आपका 42 है, ठीक है, ये वाला एल, ठीक है, 42 है टोटल। इसमें से अब देखिए जब इस पूरे सर्कल की आप बात करें, ठीक है, ये जो पूरा सर्कल है आपके पास ये वाला, ठीक है, इसमें देखिए 15 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, जो दूसरों के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर इसके अंदर आ रहे हैं इसको आप क्या कर देंगे, माइनस, मतलब 42 में से माइनस कर देंगे क्या, 2, और फिर माइनस कर देंगे 8, और माइनस कर देंगे 15, ठीक है। तो 42 माइनस 2 माइनस 8 और माइनस 15, तो ये आपके पास कितना है, इसका आंसर आ जाएगा, इन सबको आप माइनस करें, ये आपके पास बचेगा 17। मतलब कितने हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है, वो है 17, ठीक है। अब जब हम जाएंगे सी वाले पे, ठीक है, सेलफोन पे, सेलफोन हमारे पास कितने थे जी, सेलफोन थे हमारे पास टोटल 80। अब 80 में से देखें ये सेलफोन वाला सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में देखें जोन जोन से आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है इस सर्कल में, 15 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। तो आप 80 में से माइनस कर दोगे 15, फिर माइनस 8 और फिर माइनस 6, ठीक है। 80 में से माइनस 15 माइनस 8 और माइनस 6, तो आपके पास बाकी कितने रह गए इस वाले एरिया में, 80 माइनस 15 माइनस 8 और माइनस 6, ये कितने बचे आपके पास, 51, ठीक है। तो इस वाले में आपने लिख दिया 51, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं आईपॉड वाले। आईपॉड वाले कितने हैं टोटल आपके पास, 100, ठीक है। आईपॉड जो है ये आपके पास है 100, सही। अब आईपॉड वाले सर्कल में देखें, ये देखें आईपॉड वाले सर्कल में आपके पास कितने आ रहे हैं, आईपॉड वाले सर्कल में 2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो 100 में से आप माइनस कर देंगे 2, माइनस कर देंगे 8 और माइनस कर देंगे 6, ठीक है। तो ये आपके पास कितने बच जाएंगे, इसमें बच जाएंगे आपके पास 84। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 84, ठीक हो गया, 84 लिख दिया। मतलब 84 वो हैं जिनके पास क्या है, सिर्फ आईपॉड है, ठीक हो गया। अब देखिए, अब जब हम इसकी आंसर देंगे तो वो हम क्या देंगे, पहले वाला आपके पास क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। अब कितनों के जी, तो आप इसमें देखिए जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का आंसर आपके पास क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। तो सेल फोन कितनों के पास है, ओनली, वो कितने हैं 51। तो पार्ट 1 का आंसर आपके पास आ जाएगा 51, ठीक है। पार्ट 2 में देखिए उसने पूछा है कि कितनों के पास नन ऑफ द 3 आइटम, यानी कोई भी आइटम नहीं है किसी के पास भी, ठीक है। तो वो आप क्या करोगे, ये जो टोटल था आपके पास 200, ठीक है, 200 में से आप माइनस कर दोगे किसको, 200 में से माइनस कर दें ये जितने भी सर्कल में एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। 200 में से माइनस कर दें 17, माइनस 15, माइनस 51, माइनस 2, माइनस 8, माइनस 6, माइनस 84, ठीक है। इन सब को आप माइनस कर दें 200 में से, तो आपके पास कितने बच जाएंगे, आपके पास बच जाएंगे 17, ठीक है। ये आपके पास रह जाएंगे जितनों के पास ये वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा आपको कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन, ठीक है, जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप है लेकिन सेल फोन नहीं है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं जो सेल फोन में
नहीं होंगे, बल्कि किस में होंगे, आईपॉड में और लैपटॉप में। तो ये जो आईपॉड और लैपटॉप वाले एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, इनको जो है वो आप आपस में प्लस कर लें, मतलब, और लैपटॉप, ठीक है, आईपॉड और लैपटॉप, इसके जो भी आपके पास जितने भी इस सर्कल में आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इन सबको ऐड कर देंगे। मतलब 84 + 2 + 17, ठीक है, 84 + 2 + 17 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 103। तो इसका आंसर आपका बन गया 103। ठीक हो गया। ये तो स्टूडेंट अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन अ गर्ल्स कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज इधर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ, ठीक है, यानी यहाँ तो स्टूडेंट ने बैडमिंटन खेलना है या टेबल टेनिस खेलना है या दोनों। इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, अगर 350 स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेलते हैं, मतलब कि अगर हम बैडमिंटन को मैं बी से रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे पास एन ऑफ बी कितना है, 350, ठीक है। और 280 प्लेस टेबल टेनिस, ठीक है, जो 280 हैं वो टेबल टेनिस खेलते हूँ, मतलब कि मैं अगर टेबल टेनिस को टी से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास हैं 280 स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। एंड 150 प्ले बोथ, ठीक है, 150 प्ले बोथ मीन्स अगेन यहाँ पे इंटरसेक्शन है किसका, बैडमिंटन का और टेबल टेनिस का, ठीक है। वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 150, सही। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, मतलब हमने अब टोटल स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने हैं कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब देखें, जो टोटल आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम इसमें किस तरह से लेंगे, थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको कैसे लेंगे। सबसे पहले ना मैं इसमें रिप्रेजेंट करती हूँ कि मेरे पास जो है वो डाटा किस तरह का आता है वेन डायग्राम में, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया बैडमिंटन के लिए, और दूसरा जो सेट मैं लूँगी टेबल टेनिस के लिए। जाहिर है यहाँ पे अब इंटरसेक्शन है, इट मीन्स कि मुझे ओवरलैपिंग सेट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट में दूसरा सेट जो है वो टी ले लेती हूँ, ठीक है, जो कि है टेबल टेनिस का, सही। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन को ही रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्शन है 150, ठीक है, बी और टी का इंटरसेक्शन 150 है, मतलब जो इनका कॉमन एरिया 150 है, तो मैं इनके कॉमन एरिया में 150 लिख दूँगी। ठीक हो गया, कॉमन एरिया में मैंने 150 लिख दिया। अब आपके पास क्या है, अब मुझे चेक करना है कि मेरे बैडमिंटन कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं और टेबल टेनिस, ठीक है, मतलब ओनली बैडमिंटन कितने खेलते हैं और ओनली टेबल टेनिस कितने खेलते हैं, अब उनको मैंने देखना है, ठीक है। अब मेरे पास कितना है, जो टोटल वो स्टूडेंट जो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, वो 350 हैं। अब 350 में से 150 वो है ना जो टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो 350 में से आप 150 माइनस कर दें, ठीक है, 350 में से आप -150 कर दें, तो आपके पास कितने रह जाएंगे यहाँ पे, 200। इसका मतलब है कि ये 200 जो है वो ओनली बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। अब आ जाए टेबल टेनिस पे। टेबल टेनिस में टोटल कितने हैं, 280, ठीक है। अब 280 हैं, इसका मतलब क्या है कि 280 में से आप माइनस कर देंगे कौन, 150, ठीक है, वो जो कॉमन एरिया है वो इसका माइनस कर दें, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 130। इसका मतलब मेरे पास टेबल टेनिस कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, 130। ठीक हो गया। अब मुझे जो है वो टोटल स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, तो टोटल के लिए मैं अब क्या करूँगी कि ये जो मेरे पास इन सर्कल्स में जितने भी मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हैं इन सबको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो आपके पास एन ऑफ टी है, ठीक है, एन ऑफ टी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 200 प्लस 150 और प्लस 130, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स आ गए, 480, मतलब 480 स्टूडेंट्स जो हैं वो टेबल टेनिस खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। यानी कॉलेज में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 480। ठीक हो गया जी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़, ठीक है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, 50, उसमें से 8 जो है वो आपके पास क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और चाइनीज़, ठीक है। मतलब इसमें शुरू में ही आपके पास इंटरसेक्शन दे दिया, तो हम इसको लिख लेते हैं ई इंटरसेक्शन सी, ठीक है, मतलब मैं चाइनीज़ को जो है वो सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ई इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितने हैं, 8, ठीक है। अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं वो आपके पास कितने हैं, वो हैं 26, ठीक है। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, अगर हर स्टूडेंट को कम से कम एक लैंग्वेज पढ़नी है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, तो फिर कितने स्टूडेंट जो हैं वो चाइनीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी ये उसने हमें कंडीशंस लगा दी है, और हमने बताना है कि एन ऑफ सी आपके पास कितना है, कितने स्टूडेंट जो है वो चाइनीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो इसको जो है वो हम सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं वेन डायग्राम में, कि वेन डायग्राम इसकी कैसी बनेगी। ये मैंने पहला सर्कल जो है ये हमारे पास आ गया किसका, ई का, इंग्लिश का। और दूसरा जो है वो ज़ाहिर ओवरलैपिंग में आएगा क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन में भी एरिया आ रहा है। तो ये सी वाला जो है ये आपके पास क्या हो गया, ओवरलैपिंग में। ठीक है, अब ओवरलैपिंग में देखिए कितने आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 8। मतलब जो इसका कॉमन एरिया है उसके अंदर हम 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंग्लिश कितने पढ़ रहे हैं। अब इंग्लिश के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे 26 दिया हुआ है, लेकिन 26 में से 8 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम 26 में से -8 करके देखेंगे कि हमारे पास कितने आ रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास 18, मतलब 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चाइनीज़ वाले का। चाइनीज़ का उसने हमें ऐसे जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, हमें उसको खुद कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे करेंगे, ये जो उसने हमें कंडीशन दी हुई थी ना, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, इसको यूज़ करके, मतलब ये जो 50 स्टूडेंट हैं इनको इन सर्कल के अंदर ही होना है, ये सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब सबको कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़नी ही है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये जो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं इसमें से आप 18 भी माइनस कर दोगे। ठीक है, 50 में से आप माइनस कर दोगे 18 और फिर माइनस कर दोगे 8। ठीक है, यानी ये जो हैं, जो इन सर्कल के अंदर ऑलरेडी 2 नंबर लिखे हुए हैं वो टोटल 50 में से आप आउट कर दें तो ये आपके पास रह गए 24। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए, 24। अब ये 24 वो हैं जो ओनली चाइनीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये कौन है जो ओनली चाइनीज़ पढ़ रहे हैं, वो कितने हैं, 24। लेकिन हमसे उन्होंने पूछा है, आपने बताने हैं कि कितने स्टूडेंट जो चाइनीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट चाइनीज़ पढ़ रहे हैं। तो चाइनीज़ वाला जो सर्कल है ये वाला, ठीक है, इस सर्कल में जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपने सबको प्लस करके लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जो सारे जो चाइनीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब NC आपके पास आ जाएगा 8 + 24, तो ये आगे 32, मतलब 32 स्टूडेंट्स हैं जो चाइनीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सी के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 32 जी। तो अब हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है आउट ऑफ 70 पीपल। ठीक है, मतलब टोटल आपके पास कितने हैं, हम लिख लेते हैं साथ साथ, ये हैं 70। ठीक है, इसमें से 48 लाइक्स टी एंड 40 लाइक्स कॉफ़ी, मतलब टी कितने लोग लाइक कर रहे हैं, 48। तो अगर मैं टी से जो है वो टी को अगर मैं अगेन टी ही आएगा, इसे अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये हैं 48, और कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ सी से, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, कॉफ़ी को जो है वो 40 पीपल लाइक कर रहे हैं तो इसकी जगह 40 आ गया। ठीक है, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 ड्रिंक्स, यानी सबको कोई ना कोई ड्रिंक ज़रूर पसंद करनी है। ठीक है, यानी कोई ना कोई एक ड्रिंक ज़रूर ले रहे होंगे। देन हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, मतलब अब हमें इनका क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए, टी इंटरसेक्शन सी, कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो टी इंटरसेक्शन सी में जाएंगे, कितने पीपल जो हैं वो टी इंटरसेक्शन सी में जाएंगे, कितने लोगों को ये पसंद होगा। ठीक है, अब देखिए जब पहले हमें जो है वो दिया होता था इंटरसेक्शन के साथ, तो हम सबसे पहले वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते थे। अब उसने इंटरसेक्शन हमें खुद कह दिया कि इंटरसेक्शन आपने बताना है कि कितना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आप यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लें, या आपके पास फार्मूला भी होगा कि जो टोटल है N(T) आपका टोटल कैसे आएगा, इसको हम टोटल को T' से कर लेते हैं। ठीक है, T' ये किसके इक्वल आएगा, अगर आप N(T) कर लें प्लस N(C) कर लें माइनस N(T) इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब टोटल जो है ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, N(A) यूनियन B = N(A) + N(B) - N(A) इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये वही फार्मूला है, सिर्फ उसमें A और B की जगह आपके पास T और C आ गए हैं। ठीक है, फार्मूला वही लगा है। अब N(T) टोटल जो है वो आपका 70 है। ठीक है, N(T) आपका कितना है, 48, और N(C) है आपका 40, और N(T) इंटरसेक्शन C आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये N(T) इंटरसेक्शन C, इसको इस तरफ मूव कर दें, वो माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, T इंटरसेक्शन C, ये 48 + 40, ये आ गया आपके पास 88, और इसमें से माइनस कर दिया आपने 70। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास कितने बन गए, 18। मतलब N(T) इंटरसेक्शन C में कितने स्टूडेंट्स आ गए, कितने पीपल आ गए, 18। ठीक हो गया।
अब हम देखें इसको डाटा से हम कैसे देख सकते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो ओनली टी पसंद करते हैं या कितने ओनली कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन को किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। तो अब हम इसको जब हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखें ये मैंने ले लिया टी के लिए, ठीक है, और दूसरी मैंने ले ली किसके लिए, सी के लिए, ठीक है, कॉफ़ी के लिए। अब मेरे पास इंटरसेक्शन में कितने आए, 18, ठीक है। अब 18 मेरे पास इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब है कि मेरे पास टी में, ओनली टी में कितने होंगे, मैं 48 में से 18 माइनस कर दूं, ठीक है। तो आप ओनली टी में जब जाएंगे तो 48 में से ये माइनस कर दें तो कितने बने आपके, 48 माइनस 18, ये कितने हो जाएंगे, 030, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो कॉफ़ी वाले आपके पास कितने आ जाएंगे, आप एन ऑफ सी में से जो है, मतलब 40 में से आप 18 माइनस कर दें, तो 40 माइनस 18 करें तो वो आपके पास आ जाएंगे 22, ठीक है। ये आपके पास बन गया। मतलब अगर आप ओनली टी कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितने होंगे, वो 30 होंगे। अगर ओनली कॉफ़ी करना चाहें तो वो 22 होंगे। और दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास कितना हो गया, 18, ठीक है। मतलब 18 स्टूडेंट जो हैं वो 18 पीपल जो हैं वो टी और कॉफ़ी दोनों लेंगे, ठीक हो गया जी। तो अब हम आगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में दिया हुआ है देर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप एंड 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप। मतलब अगर साइंस को मैं एस से लेती हूँ तो एन ऑफ एस है आपके पास 46, और आर्ट्स को अगर मैं ए से लेती हूँ तो एन ऑफ ए है आपका 50, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इधर इन साइंस और ग्रुप, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने बताने हैं कि चाहे वो साइंस में हो या आर्ट्स में हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास जो स्टूडेंट साइंस में होगा डेफिनेटली वो आर्ट्स में नहीं होगा, या जो आर्ट्स में होगा वो साइंस में नहीं होगा। इट मीन्स कि ये जो सेट्स हैं ये आपके पास डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट के लिए जो है वो जाहिर है, हम अगर इसको वेन डायग्राम से शो भी करना चाहें तो ये आपके पास जो है ये साइंस स्टूडेंट हो गए 46, और ये आपके पास आर्ट स्टूडेंट हो गए 50। तो जब आपने एन ऑफ टोटल लेना है तो आप 46 में 50 ऐड कर दें, यानी साइंस और आर्ट्स, ठीक है, सीधा सीधा दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 96, ठीक है। यानी टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास कितने हैं, 96 में हैं, जो यहाँ तो साइंस ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास आ गया इन अ ग्रुप ऑफ 52 पीपल कैन स्पीक अरबिक, यानी इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, 52 कैन स्पीक अरबिक। मतलब अरबिक को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूँ तो वो कितने हैं, 52, ठीक है। 112 कैन स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच को अगर मैं एफ से करूँ तो ये आपके पास हैं 112, ठीक है। हाउ मैनी कैन स्पीक अरबिक ओनली, मतलब अब हमने ओनली अरबिक बताने हैं कि कितने ओनली अरबिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, ठीक है, ओनली फ्रेंच पढ़ रहे हैं ये भी बताना है। साथ में इफ़ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, यानी दोनों जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है वो कितना है, वो 12 है। एंड हाउ मैनी पीपल वर देयर इन ग्रुप, मतलब टोटल भी आपने बताना है कि टोटल भी आपके पास कितना है, ठीक है। चले, ओनली वाले भी बताने हैं और टोटल भी बताना है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। ये आपके पास जो है ये पहले वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अरबिक को, ठीक है। और चूंकि ये इंटरसेक्शन है तो जो दूसरा सर्कल लूँगी वो मैं ओवरलैपिंग में लूँगी। ये मेरे पास आ गया कौन, फ्रेंच वाला, ठीक है। अब इनकी ओवरलैपिंग में कितने आ रहे हैं, 12। तो सबसे पहले आपने ये 12 स्टूडेंट इधर मेंशन कर दिए, ठीक है। अब आपके पास देखिए एन ऑफ ए में कितने थे, 52। अब जब आप सिंपल ए में लेंगे तो जाहिर है आप 52 में से -12 करके लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 40। इसका मतलब है कि 40 जो हैं ये ओनली अरबिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कौन से स्टूडेंट हैं जो ओनली अरबिक ले रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है वो आपके पास ओनली फ्रेंच आ गया, ठीक है। ओनली फ्रेंच वो कौन हो गए, वो टोटल आपके पास कितने हैं, 112, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 112 में से ये वाले 12 माइनस कर दें तो ये आगे 100, मतलब ओनली अरबिक कितने पढ़ रहे हैं, 100, ठीक है। अब मुझे जो है वो टोटल बताना है, और टोटल के लिए हम इसका क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल में एन ऑफ टी अब मुझे लेना है। तो एन ऑफ टी हम कैसे ले लेंगे, ये पूरे सर्कल में आपको जितने नंबर आ रहे हैं सबको प्लस कर दें, मतलब 40 + 12 + 100, ठीक है। तो ये आपके पास कितने हो गए, 152, ठीक है। मतलब टोटल आपके पास कितने, इस ग्रुप में कितने लोग मौजूद हैं, 152।
नेक्स्ट में आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 13 में, इन अ स्कूल ऑफ 360 इन अ हाई स्कूल 360 स्टूडेंट लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब रीडिंग स्टोरी बुक्स को जो है वो हम लिख देते हैं, NOR लिख देती हूँ रीडिंग। ठीक है, इस ये आ गया आपके पास 360, और जो प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं उसको P कर देते हैं, वो है 170। ठीक है, एंड 150 लाइक बोथ, मतलब इंटरसेक्शन में कौन आ गए, 150 रीडिंग वाले, इंटरसेक्शन प्रैक्टिकल वाले। ठीक है, कितने हो गए, 150। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स ओनली। ठीक है, जो ओनली रीडिंग स्टोरी बुक्स ले रहे हैं वो आपने बताने हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल बुक। ठीक है, ओनली प्रैक्टिकल बुक वो ले रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने बताने हैं कि उसमें कितने हैं। ठीक है, तो अगेन इस डाटा को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपने ले लिया इसको, पहले वाला सर्कल आपका हो गया रीडिंग का, और चूंकि ये अगेन ओवरलैपिंग में आ रहा है तो मैं ओवरलैपिंग में ही लूँगी। ओवरलैपिंग में दूसरा सर्कल आ गया आपके पास कितना, P का। ठीक है, अब इनकी ओवरलैपिंग में कितने आ रहे हैं, 150, तो मैंने यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग में लिख दिए 150। ठीक है, अब देखें आपके पास रीडिंग में कितने थे, 360, तो जब आप इसका ओनली रीडिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 360 में से ये 150 आउट कर देंगे। ठीक है, 360 में से 150 माइनस कर दें तो ये आपके पास कितने रह गए, 210। इसका मतलब जो 210 हैं वो सिर्फ रीडिंग बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया कौन, प्रैक्टिकल वाले, ओनली प्रैक्टिकल वाले। ठीक है, ओनली P ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखिए प्रैक्टिकल वाले कितने थे, 170, इसमें से हम माइनस किसको कर देंगे, 150 को। ठीक है, जो दोनों ले रहे हैं, तो आपके पास कितने रह गए, ये 20। इसका मतलब जो P के अंदर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20। ठीक है, और उसके बाद जब आपने इसका टोटल लेना है एंड ऑफ T, तो आपको ये सर्कल में जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको प्लस कर दें। सो 210 प्लस 150 प्लस 20, तो ये आपके पास कितने बन जाएंगे, टोटल 380। इसका मतलब टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 380। ठीक हो गया जी। तो ये लास्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, मतलब आपके पास टोटल कितने पीपल हैं, टोटल कितने लोग हैं, 60। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल ए। ठीक है, ए चैनल जो है वो कितने देख रहे हैं, 25। ठीक है, 16 वॉच चैनल बी। ठीक है, एंड ऑफ बी आपके पास कितने हैं, 16। ठीक है, एंड 13 वॉच चैनल सी। ठीक है, एंड ऑफ सी आपके पास कितना हो गया, 13। ठीक है, 4 वॉच बोथ ए एंड बी, मतलब इंटरसेक्शन आ गया, सो ए इंटरसेक्शन बी, ये किधर हो गए, 4 हो गए। ठीक है, एंड 7 वॉच ओनली बी एंड सी, मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन आपके पास कितना है, 7। ठीक है, एंड 8 वॉच ओनली ए एंड 8 वॉच बोथ ए एंड सी। ठीक है, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास कितना आ गया, 8। ठीक है, एंड 3 वॉच ऑल 3 चैनल, मतलब सबका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, जो सारे देख रहे हैं वो आपके पास कितने हैं, वो हैं आपके पास 3, तो ये हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें हमने क्या इसमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट 1 चैनल, जो कम से कम एक चैनल तो देख ही रहे हैं वो बताना है, एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच द चैनल। ठीक है, और ये भी बताना है जो चैनल को नहीं देखते, यानी जो टीवी देखते नहीं है। ठीक है, कोई भी चैनल, इनमें से कोई चैनल नहीं देख रहे, तो इसमें आपने ले लिया। अभी हम इसका जो है वो जाहिर है इंटरसेक्शन है 3 का, तो हम यहाँ पे 3 सर्कल ले लेंगे। ठीक है, ये पहला आपका चैनल ए हो गया, दूसरे का आपका चैनल बी हो गया, और तीसरा जो है वो जब हम लेंगे सी वाला, तो इधर जो है वो सबका इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये जो टोटल सबका इंटरसेक्शन वाला है ना, पहले इस पोर्शन को मेंशन करें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कौन सा है, वो ये है जहाँ पे ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन जिसमें ए बी सी तीनों आ रहे हैं। उसके बाद देखें, अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, वो ये वाला एरिया बन जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला, इसमें जो है वो टोटल कितने हैं, 8, लेकिन 8 में से 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी का ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब इस एरिया में देखें हमारे पास कितने हैं, 7, लेकिन 7 में से 3 हम ऑलरेडी कॉमन एरिया में लिख चुके हैं। ठीक है, तो इधर कितने रह गए आपके पास, 4। ठीक है, 4 आ गया। अब हमने किसको देखना है,
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखें 4 एलिमेंट्स हैं, तो वो ये वाला एरिया हो गया। 4 में से अगेन 3 हम इनके कॉमन में लिख चुके हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 8, ठीक है 1। ये हमने सबके इंटरसेक्शंस लिख दिए। अब हम देखते हैं कि ओनली में कितने आएंगे, ठीक है, कि ओनली ए में कितने आएंगे। अब ए जो था वो आपके पास टोटल था 25, ठीक है। तो ओनली ए के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, देखिए सिर्फ ए वाला सर्कल देखें, ठीक है, सिर्फ ए वाले सर्कल में आपके पास जो नंबर आ रहे हैं ना उसको इस 25 में से माइनस कर दें, ठीक है। 25 में से माइनस हमने 1 कर दिया, -3 कर दिया और -5 कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास कितने रह गए 16। इसका मतलब है कि यहाँ पे 16 आ गए, ठीक। अब जब आप ओनली बी करेंगे, ठीक है, तो ओनली बी में सिर्फ आप ये बी वाला सर्कल देखें। बी वाले सर्कल में आपके पास जितने बी वाले सर्कल में जो एलिमेंट्स आएंगे उन सबको इस 16 में से माइनस कर दें, ठीक है। तो ये 16 में से माइनस कर दिया आपने 1 -3 एंड -4, ठीक है। 1 -3 -4, तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गए 8, ठीक है, ये 8 बच गए। अब हम चलते हैं ओनली सी में, ठीक है। ओनली सी में आपके पास कितने बचेंगे, ये देखें, ये ओनली सी में आपके पास जो है, जो सी वाला 13 था उसमें से माइनस कर दें जो सी के सर्कल में नंबर आ रहे हैं, तो 4 -3 -5, तो ये आपके पास सी में कितने बच जाएंगे 1। इसका मतलब सी में 1 है, ठीक है। अब वो जो आपको कह रहा है कि कितने लोग हैं जो ये चैनल जो है वो एटलीस्ट 1 चैनल देख रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 चैनल के लिए जो है वो आप क्या करेंगे, ये जितने भी आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ना इन सबको प्लस कर दें, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी चैनल में तो है ना। इन सर्कल में आपको जितने नंबर नज़र आ रहे हैं सबको प्लस कर दें, ठीक है, एटलीस्ट 1 चैनल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास 16 + 1 + 8 + 3 + 5 + 4 + 1, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 38। मतलब जो एटलीस्ट 1 देख रहे हैं वो आपके पास कितने हैं 38, ठीक है। अब हम वो देख लेते हैं जो इनमें से कोई भी नहीं देख रहे, ठीक है। जो इनमें से कोई भी चैनल नहीं देख रहा, जाहिर है ये वो कौन आ जाएंगे, वो इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएंगे, सही। अब टोटल 60 था, ठीक है। 60 में से आप ये 38 माइनस कर दें, सही है। तो वो आपके पास जो है वो आ जाएंगे लोग जो कोई भी चैनल नहीं देख रहे, ठीक है, यानी डू नॉट वॉच, ठीक है। डू नॉट वॉच में क्या करेंगे आप कि टोटल स्टूडेंट जो लोग हैं वो 60 थे, उसमें से 38 निकाल दें, तो बाकी बचे 22। मतलब 22 जो हैं वो इस रेक्टेंगल में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास जो है वो 22 के साथ आ जाएगा ये वाला डाटा, ठीक हो गया। यानी 22 वो लोग हैं जो चैनल देख ही नहीं रहे, ना ए देख रहे, ना बी देख रहे, ना सी देख रहे, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं देख रहे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होगी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, तो उस पर फिर वीडियो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।